चलो ना। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ तमाम पार्टिसिपेंट जो हैं खैर आफियत से होंगे। मेरा नाम राना अब्दुल्ला तारिक है और मैं यंग एंटरप्रेन्योर क्लास का होस्ट हूँ। आज की क्लास का बाकायदा आगाज़ कुरान पाक की तिलावत से करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुक बिअस्हाबिल फील। अलम यजअल कैदहुम फी तज़लील। वअरसल अलैहिम तैरन अबाबील तरमीहिम बिहिजारतिम मिन सिज्जील फजअलहुम कअस्फिन मअकूल। तर्जुमा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और हमेशा रहम फरमाने वाला है। क्या आपने नहीं देखा आपके रब ने हाथी वालों के साथ क्या सलूक किया? क्या उसने उनके मकर गरीब को बातिल व नाकाम कर दिया और उसने हर सिमत से परिंदों के झुंड भेज दिए जो उन पर कंकर पत्थर मारते थे। फिर अल्लाह ताला ने उनको खाए हुए भूसे की तरह कर दिया। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। जी जज़ाकल्लाह आप सबके सुनने का। तो आज की क्लास है उसमें सबसे पहली प्रेजेंटेशन में करूँगा। मैं जो पढ़ा रहा हूँ उस बुक का नाम है बिजनेस स्कूल, जो कि रॉबर्ट टी कियोसाकी की लिखी हुई है। उसका कवर पेज कुछ इस तरह दिखता है और आज हमारा चैप्टर नंबर 2 का सेकंड लेक्चर होगा। चैप्टर 2 थोड़ा पीछे से ओवरव्यू देख लेते हैं। चैप्टर 2 का टॉपिक यही था देयर इज मोर देन वन वे टू बिकम रिच। एक से ज्यादा रास्ते हैं अमीर होने के। फिर उसने थोड़ी सी स्टोरी बताई, फिर स्कॉलस्टिक एजुकेशन को डिटेल में समझाया और इसकी इम्पोर्टेंस बताई। प्रोफेशनल एजुकेशन को समझाया, उसकी इम्पोर्टेंस बताई। अब फाइनेंशियल एजुकेशन को अब उसकी बात करता है रॉबर्ट। रॉबर्ट कहते हैं ये वो एजुकेशन है जहाँ पे आप पैसा कमाना सीख सकते हैं। ठीक है, जहाँ पे आप सीख सकते हैं कि पैसा आपके लिए कितना काम करे, ना कि आप पैसे के लिए भागें और उसको हासिल करने के लिए दिन रात एक कर दें। कहता है कि ये तीसरा दर्जा है एजुकेशन का। पहले हमने पढ़ा स्कॉलरशिप पढ़ा, फाइनेंशियल पढ़ा, स्कॉलरशिप पढ़ा, प्रोफेशनल पढ़ा, अब फाइनेंशियल पढ़ेंगे, तीसरा दर्जा। रॉबर्ट के दो बाप थे जो नए हज़रात, उनको मैं बता दूं। एक था रिच डैड और एक था पुअर डैड। वो
कहता है रॉबर्ट कि मेरा अमीर बाप जो था वो ये कहा करता था, इफ यू हैव अ पुअर फाइनेंशियल एजुकेशन देन यू विल ऑलवेज वर्क फॉर द रिच। कहते हैं अगर आपके पास पुअर फाइनेंशियल एजुकेशन होगी, आपकी फाइनेंशियल एजुकेशन एक प्रोफेशनल तौर पर नहीं की गई होगी, तो आप हमेशा एक अमीर बंदे के लिए काम करेंगे। फिर यहाँ पे Rich.com का रेफरेंस देते हुए रॉबर्ट कहता है कि इस वेबसाइट पे उसने बहुत सारी गेम्स और प्रोडक्ट्स बच्चों के लिए तैयार कर रखी हैं, जहाँ पे वो एक बेहतरीन फाइनेंशियल एजुकेशन हासिल कर सकते हैं। कैश फ्लो एक गेम है, 101, 202, कैश फ्लो फॉर किड्स। ये मुख्तलिफ गेम्स हैं जिसमें बच्चों की एक प्रोफेशनली तौर पर उनकी अच्छी फाइनेंशियल एजुकेशन होती है। तो आखिर में बहुत बड़ा बोल्ड में लिखा हुआ है, लर्न टू हैव मनी वर्क फॉर यू रादर देन यू वर्क फॉर मनी। सीख कुछ इस तरह सीखें फाइनेंशियल एजुकेशन कि पैसा आपके लिए काम करे, ना कि आप पैसे के लिए काम करें। तो फाइनेंशियल डिजास्टर की बात कर रहे हैं। वो कहता है कि मेरे ख्याल में, मेरे ओपिनियन में, यूनाइटेड स्टेट और वेस्टर्न नेशंस में एक फाइनेंशियल डिजास्टर जल्द ही आने वाला, और उसकी मेन वजह सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल सिस्टम होंगे। वो क्यों होंगे? फेलियर टू प्रोवाइड इक्विटी एंड रियलिस्टिक फाइनेंशियल एजुकेशन प्रोग्राम फॉर स्टूडेंट। क्योंकि एजुकेशनल सिस्टम्स में हमारे यहाँ आप देख लें, वो वहाँ यूनाइटेड स्टेट्स की बात कर रहा है, आप हमारे यहाँ ही देख लें बेशक, कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें स्कूल्स में नहीं पढ़ाई जाती। हमें नहीं सिखाया जाता कि पैसा किस तरह मैनेज करना है, पैसा किस तरह सेव करना है, पैसा कब लगाना है, कब नहीं लगाना, पैसा कहाँ इन्वेस्ट करना है, बच्चों को नहीं समझाया जाता। ठीक है। कहता है रिसेंटली वी हैव सीन मिलियंस ऑफ पीपल लूज ट्रिलियन ऑफ डॉलर्स इन स्टॉक मार्केट इन नियर फ्यूचर। आई प्रेडिक्ट अ फाइनेंशियल डिजास्टर बिकॉज मिलियन ऑफ पीपल बोर्न आफ्टर 1950 विल नॉट हैव इनफ मनी। अच्छा, यहाँ पे बेबी बूमर का कुछ को पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा। ये जो अर्ली 1940 से लेके 1960 तक 1950 तक जो लोग पैदा हुए, उनको बेबी बूमर्स कहा जाता है। उसके पीछे भी एक बहुत डिटेल की स्टोरी है। बस आपको ये क्लियर करना था कि बेबी बूमर है क्या। इनके पीछे बहुत लंबी स्टोरी है। बेबी बूमर ये है कि ये जिस तरफ रुख करते थे, जिस इंडस्ट्री की तरफ रुख करते थे, वो इंडस्ट्री बढ़ने लगती थी, उसकी फाइनेंशियल ग्रोथ होने लगती थी। तो वो अब कह रहे हैं कि जो 1950s के बाद जो पैदा हुए हैं, उनके लिए ये फाइनेंशियल डिजास्टर होगा, ना कि बेबी बूमर्स के लिए। वो कहता है रॉबर्ट कहता है कि मेरा गरीब बाप, पुअर डैड, ये बिलीव करता था कि गवर्नमेंट को हमारी टेक केयर करनी चाहिए, शुड टेक केयर ऑफ एनिमल हु डिड नॉट हैव। कहते हैं गवर्नमेंट को ख्याल करना चाहिए हम सबका, जिनके पास पैसे नहीं है। While in my heart I agree with him। कहते हैं मैं दिली तौर पर उनके साथ एग्री करता था। My financial mind wonders how our government can afford to provide 4 million of people who will soon need financial support। वो कहता है मेरा दिल तो हाँ में हाँ मिलाता था उनके साथ, लेकिन मेरा देख फाइनेंशियल माइंड, दिमाग मेरा ये कहता था कि एक गवर्नमेंट 400 मिलियन लोगों का फाइनेंशियल बर्डन किस तरह अपने सर ले सकती है। कहता है मेरा क्वेश्चन ये था, हाउ many of them enough money to survive once their working days are over, and if million will need billion of dollars to survive, are the young people of the world willing to pay for the living expenses of the old people? ये बहुत सारे क्वेश्चंस कह रहा है कि मिलियन ऑफ पीपल को सरवाइव करने के लिए चाहिए पर बिलियन ऑफ डॉलर चाहिए होंगे। क्या लोग सपोर्ट करेंगे अगर फाइनेंशियल डिजास्टर आता है? उनकी जो जिनके पास पैसे नहीं है, क्या लोग सपोर्ट करेंगे उनकी जो अ, पैसा फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल नहीं है, फाइनेंशियली तौर पे पैसा नहीं कमा सकते, क्या वो लोग सपोर्ट करेंगे? क्या गवर्नमेंट सपोर्ट करेगी? तो इसके ऐसा-ऐसा करके आंसर जो है हमें आगे नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए
मेरी तरफ से अल्लाह हाफ़िज़। अगले सेशन में हम पर्सनल कमेंट्स पढ़ेंगे, फिर मतलब जो-जो भी क्वेश्चंस इसने यहाँ पे खुद से किए हैं, ये आगे उनकी डिटेल और आंसर बताएगा। तो मेरी प्रेज़ेंटेशन यही थी। थैंक यू सो मच। जी हसीब अब्दुर्रहमान कोई यहाँ पर है तो प्रेज़ेंटेशन शुरू करें। जी, अस्सलाम वालेकुम। आगे जो है मैं प्रेज़ेंट करूँगा। मैं 1 सेकंड स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी माशाल्लाह, गुड प्रेजेंटेशन। अब्दुल्ला भाई बहुत अच्छी प्रेजेंटेशन आपने की है, माशाल्लाह इम्प्रूव करें और अच्छा, मेरा माइक क्यों ऑन नहीं था? मैं कर रहा था उधर। फिर दोबारा से स्टार्ट करते हैं। बंद कर दिया। तो बिजनेस ऑफ 21st सेंचुरी हम पढ़ रहे थे, जो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने लिखी है। तो इसका जो चैप्टर 3 था वो हमने स्टार्ट कर दिया था और काफ़ी पढ़ भी लिया था। पिछले जो हमारा सेशन था उसमें हमने जो 4 क्वाड्रेंट्स हैं उनको रॉबर्ट ने थोड़ा डिटेल से एक्सप्लेन किया था, वो हमने पढ़ा था। आज का जो टॉपिक है वो है चेंजिंग जॉब इज़ नॉट चेंजिंग क्वाड्रेंट्स। कि आप अगर जॉब चेंज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप जो है क्वाड्रेंट चेंज कर रहे हैं, यानी आप उसी क्वाड्रेंट में ई क्वाड्रेंट में लेकिन आपने जो है अपनी जॉब चेंज की है। तो आगे रॉबर्ट कहता है कि मुझे अब एक्सप्लेन करने दें कि ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। सॉरी, रॉबर्ट कह रहे हैं कि अब मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ कि जो क्वाड्रेंट्स हैं इनको अंडरस्टैंड करना इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। तो आपने जो है बहुत सारे जो एम्प्लॉइज़ हैं, वो लोग जो भी आपके इर्द-गिर्द जो जॉब कर रहे होते हैं, जॉबियंस होते हैं,
उनको जो है अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन करते हुए सुना होगा कि वो अपने बॉस से तंग आ गए हैं या जॉब से तंग आ गए हैं, अपने शेड्यूल से तंग आ गए वगैरह। तो वो अपनी जॉब के बारे में कंप्लेन कर रहे होते हैं। फिर क्या होता है, कुछ लोग जो है एक चेंज करने की कोशिश करते हैं, डिसाइड करते हैं एक चेंज करने की, और वो चेंज क्या करते हैं, वो अपनी जॉब को चेंज करते हैं। और कुछ साल बाद क्या होता है कि वो वापस से उसी पोज़ीशन पे आ जाते हैं। उन्होंने अपनी जॉब चेंज की और कुछ साल बाद जो है वापस से उसी पोज़ीशन में आ गए और उन्हीं कंप्लेंट्स के साथ कि अपनी जॉब से हम तंग हैं और ये वगैरह जो भी उनकी कंप्लेंट्स थी। तो इन ये जो लोग होते हैं इनके कुछ कॉमन जो सेंटेंसेस होते हैं वो ये हैं, आई कीप वर्किंग हार्डर एंड हार्डर बट आई एम जस्ट नॉट गेटिंग इट। मैं सख्त से सख्त काम करता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा काम करता हूँ, लेकिन मैं आगे नहीं बढ़ पा रहा। एवरी टाइम आई गेट अ रेज़ इट गेट्स ईटन बाय टैक्सेस एंड हायर एक्सपेंसेस। जब भी मुझे रेज़ मिलता है या कोई बोनस वगैरह मिलता है, तो वो क्या होता है, वो टैक्सेस और ज़्यादा एक्सपेंसेस जो हैं उसमें जो अखराजात हैं उसमें खर्च हो जाता है। अच्छा, उसके बाद है I'd rather be doing dash but I can't afford to go to school and learn a whole new profession at this stage of my life। कुछ लोग होते हैं वो कहते हैं कि मैं जो है किधर इसमें आ गया, जैसे कोई इंजीनियर है वो कि मैं किधर इंजीनियरिंग में आ गया हूँ, मुझे तो डॉक्टर बनना चाहिए था, लेकिन अब मैं जो है दोबारा से जो है कॉलेज नहीं जा सकता और डॉक्टर की डिग्री नहीं ले सकता अपनी ज़िंदगी के इस मौके पर, इस मकाम पर। ये जो है मैं अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। लेकिन वो ये कंप्लेन करते हैं कि मुझे ये नहीं होना चाहिए था, ये होना चाहिए था, लेकिन अब मैं ये कर नहीं सकता। तो उसके बाद दिस जॉब स्टिंक्स, माय बॉस स्टिंक्स, लाइफ स्टिंक्स, यानी वो ये कहना चाह रहे होते हैं कि हम जो है अपनी जॉब से तंग आ गए हैं, अपने बॉस से तंग आ गए हैं और अपनी ज़िंदगी से तंग आ गए हैं वगैरह। ये जो है उनके जुमले होते हैं। तो अच्छा, these and a dozen others like them are all statement that reveal a person who is trapped not in a certain job। ये जो हैं इस तरह के लोग होते हैं जो अ, इस तरह के जितने भी लोग, मतलब ये जो जिन लोगों की ये स्टेटमेंट होती है, ये लोग जो होते हैं ये ट्रैप हुए होते हैं, जाल में फँसे होते हैं। ट्रैप नॉट इन अ सर्टेन जॉब, किसी जॉब में नहीं फँसे होते बल्कि बट एन एंटायर क्वाड्रेंट, एक पूरे क्वाड्रेंट में फँसे होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि हम इस जॉब में फँस गए हैं, लेकिन वो एक क्वाड्रेंट में फँसे हुए हैं, यानी ई क्वाड्रेंट में ट्रैप हुए हुए हैं। तो द प्रॉब्लम इज़ मोस्ट ऑफ द टाइम व्हेन पीपल अ, यानी मसला ये है कि जब भी ज़्यादातर जो लोग होते हैं, ज़्यादातर जब भी कोई चेंज लेने की कोशिश करते हैं, अपनी ज़िंदगी में चेंज लाने की कोशिश करते हैं, तो वो ऑल दे डू इज़ चेंज जॉब। तो वो चेंज क्या होता है कि वो अपनी जॉब चेंज कर देते हैं। लेकिन रॉबर्ट कहता है कि व्हाट दे नीड टू डू इज़ चेंज क्वाड्रेंट्स, यानी उनको चाहिए क्या कि वो अपने क्वाड्रेंट को चेंज करें। यानी ई क्वाड्रेंट में तो ई क्वाड्रेंट से निकल कर बाहर आएँ और बी और आई क्वाड्रेंट की तरफ जाएँ। तो उसके बाद ये बोल्ड में रॉबर्ट ने लिखा हुआ है, ब्रेकिंग अवे फ्रॉम दोज़ टिपिकल जॉब स्ट्रक्चर एंड क्रिएटिंग योर ओन स्ट्रीम ऑफ इनकम पुट्स यू इन द बेस्ट पोज़ीशन टू वेदर एन इकोनॉमिक स्टॉर्म। कि अगर आप जो है किसी इकोनॉमिक स्टॉर्म यानी इकोनॉमिक क्राइसिस यानी माशी बदहाली को टैकल करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना होगा, आपकी जो ये जो जॉब स्ट्रक्चर है, यानी ये जॉब स्ट्रक्चर जो है इनको तोड़ना होगा, इनसे बाहर निकलना होगा और अपना एक इनकम का स्ट्रीम बनानी होगी, यानी अपना सोर्स ऑफ इनकम बनाना होगा इन जॉब से निकल कर, अगर आप जो है किसी माशी बदहाली को जो है वो टैकल करना चाहते हैं, इकोनॉमिक क्राइसिस को। तो रॉबर्ट कहता है कि ऐसा क्यों होगा? ये इसलिए होगा क्योंकि आप जो है अपने बॉस के डिपेंडेंट नहीं है और मतलब आप जब निकल आएँगे इस जॉब स्ट्रक्चर से और अपना कोई पर्सनल बिज़नेस शुरू करेंगे या इस तरह कोई भी अपनी जो है स्ट्रीम ऑफ इनकम शुरू करेंगे, तो उससे क्या होगा कि आप अपने बॉस के डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, और ना ही इकोनॉमी के डिपेंडेंट रहेंगे और ना ही ये दोनों जो है आपकी जो इनकम है, आपकी जो इनकम है उसको डिटरमाइन कर सकते हैं। यानी ना ये जो ना बॉस आपकी इनकम को अफ़ेक्ट कर सकता है कि वो कम होगी या ज़्यादा होगी, ना इकोनॉमी आपकी इनकम को अफ़ेक्ट कर सकता है।
वो जो है आप खुद डिसाइड करेंगे, यानी वो आपकी इनकम जो है आपके अपने हाथ में होगी। तो ना इकोनॉमी आपकी इनकम को कुछ कह सकती है और ना बॉस कुछ कह सकता। उसके बाद नीचे रॉबर्ट कहता है कि जो लेफ्ट हैंड साइड, यानी लेफ्ट साइड पे जो क्वाड्रेंट्स हैं जो कि ई और एस क्वाड्रेंट हैं, ये दो क्वाड्रेंट हैं जिसमें जो ज्यादातर लोग हैं इन दो क्वाड्रेंट में रहते हैं। पूरी वर्ल्ड के जो ज्यादातर लोग हैं, मैक्सिमम लोग बल्कि इन दो क्वाड्रेंट में रहते हैं। और ये क्यों होता है? क्योंकि हम जब बड़े हो रहे होते हैं, हम सबको ट्रेन किया जाता है इन दो क्वाड्रेंट में रहने के लिए। हमारी सोसाइटी, हमारे पेरेंट्स, हमारी जो एजुकेशन सिस्टम है, ये हमें ट्रेन करती है इन दो क्वाड्रेंट में रहने के लिए। तो कैसे ट्रेन करती है? गेट गुड ग्रेड्स सो यू कैन गेट अ गुड जॉब, कि अच्छे नंबर लो ताकि आपको जो है एक अच्छी जॉब मिल सके, एक सिक्योर जॉब मिल सके। तो हमें ये कहकर जो है इन दो क्वाड्रेंट के लिए ट्रेन किया जा रहा होता है, ये जो जुमले हैं ये कहकर। तो रॉबर्ट कहता है कि बट योर ग्रेड डोंट मैटर इन द बी क्वाड्रेंट। आपके जो नंबर हैं, आपके ग्रेड्स हैं, वो बी क्वाड्रेंट में मैटर नहीं करते। आप फेल थे, आप फेल मतलब आप अपनी जो जो भी है मैट्रिक में या क्या कहेंगे एफएससी में जो भी आपके ग्रेड्स थे, उससे आपके बी क्वाड्रेंट, अगर आप बी क्वाड्रेंट में, तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपके नंबर कितने थे। तो रॉबर्ट कहता है कि आपका जो बैंकर है वो आपसे आपका रिपोर्ट कार्ड नहीं मांगेगा, आपका रिजल्ट कार्ड नहीं मांगेगा, बल्कि वो आपकी जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है वो देखना चाहेगा। तो रॉबर्ट कहता है कि जो पूरी दुनिया की जो पॉपुलेशन है उसका जो तकरीबन 80% जो लोग हैं, वो इन 4 क्वाड्रेंट जो हैं, 4 क्वाड्रेंट्स, इसकी लेफ्ट साइड पे रहते हैं, यानी ई और एस वाली साइड पे रहते हैं। और इसमें से भी अगर आगे देखें तो मैक्सिमम लोग जो हैं वो ई क्वाड्रेंट में रहते हैं। क्योंकि हमें जो है यही सिखाया जाता है, ई क्वाड्रेंट में रहने के लिए हमें ट्रेन किया जाता है कि क्या हमें कहा जाता है कि हम जो है सिक्योरिटी और हसीब जी, ऐसी आवाज नहीं आ रही। जी हसीब, एक गुड प्रेजेंटेशन। हमारी इस क्लास का मकसद भी ये है कि हम ऐसी फैमिलीज तैयार करें, और ये क्लास बच्चों के लिए हमने अरेंज की है कि बच्चों का माइंडसेट एंटरप्रेन्योरशिप वाला बनाया जाए, और फिर पेरेंट्स भी इस क्लास के अंदर आए, पेरेंट्स और बच्चे मिलके, और हम उन्हें गाइड करें। घर का जो माहौल है वो एंटरप्रेन्योरशिप वाला बनाया जाए, और ई और एस क्वाड्रेंट से फैमिलीज को निकाला जाए। तो आपने बड़ी अच्छी आज टिप्स दी है कि हम ई और एस से निकल के जो है वो बी की लाइफ को शुरू करें ना। तो इसके लिए रिसोर्सेज नहीं चाहिए होते, इसके लिए जो इम्पोर्टेंट चीज चाहिए होती है वो माइंडसेट है। तो चलिए, माशाल्लाह अच्छी प्रेजेंटेशन आपने की। वेल
जी अस्सलाम वालेकुम। आगे मैं प्रेजेंटेशन करूंगा। हसीब स्क्रीन शेयर बंद कर दें। अच्छा, तो हम जो है रिच डैड पुअर डैड पढ़ रहे थे और हमने जो है लास्ट टाइम पिछले हफ्ते पढ़ा था कि रॉबर्ट और माइक ने एक बिजनेस शुरू किया। तो रॉबर्ट ने जो है माइक को अपना बिजनेस पार्टनर बनाया और रॉबर्ट और उसकी पार्टनरशिप होगी माइक की। और फिर जो है वो, क्योंकि इन्होंने बिजनेस इसलिए शुरू किया था क्योंकि वो अमीर होना चाहते थे। वो जो है, जो उनके स्कूल में जो बच्चे पढ़ते थे वो अमीर घराने से आते थे। उनके पास अलग अलग तरह के जो है नए बास्केटबॉल ग्लव्स, बास्केटबॉल बैट, साइकिल्स और उनके जो अमीर अबू थे उनके पास लग्जरी गाड़ियां थी और रियल एस्टेट थी। तो उसकी वजह से जो है रॉबर्ट और माइक जो है बहुत जेलस होते थे। तो उसकी वजह से उन्होंने एक बिजनेस शुरू किया और उन्होंने जो है, हमने लास्ट में पढ़ा था उन्होंने क्या बिजनेस शुरू किया। उन्होंने जो है लेड का बिजनेस शुरू किया। वो जो है मोहल्ले से जो है जो टूथपेस्ट के जो होते थे, जो टूथपेस्ट का जो ट्यूब होती है उसके लेड होता है, तो लेड उन्होंने लेड का बिजनेस शुरू किया। वो मोहल्ले वालों से टूथपेस्ट का वो ट्यूब लेते थे और जो है उसको जो है पिघला के उसका लेड अलग कर लेते थे। तो उस टाइम पे जो है ज्यादातर जो है जो जो टूथपेस्ट आते थे वो प्लास्टिक के नहीं होते थे, वो लेड के बने होते थे और उसके पेंट किया होता था। तो अब आगे पढ़ते हैं कि रॉबर्ट और माइक ने आगे क्या किया। Indoor days, toothpaste did not come in plastic tube. The tube were made of lead, so once the paint was burned off, the tube were dropped in a small steel pot. They melted until they become liquid, and with my mom's pot holder, we poured the lead through a small hole in the top of the milk cartons. अच्छा, वो कह रहे कि जब टूथपेस्ट को जो है कोयले के ऊपर एक स्टील के बॉल में रखा जाता था तो वो मेल्ट होते थे और मोल्टन लेड की सूरत अख्तियार कर लेते थे। वो मेल्ट हो जाता था। तो वो जो है इसको शेप देने के लिए जो है उन्होंने क्या किया कि उसको जो है पॉट होल्डर से जो है एक कार्टन जो होता है दूध का, जो मिल्क कार्टन जो होते हैं 1 लीटर के जो होते हैं, उसमें जो है उन्होंने डाल दिया। द मिल्क कार्टन वर फिल्ड विद प्लास्टर ऑफ पेरिस। और जो मिल्क कार्टन था उसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस भरा हुआ था, जो कि एक वाइट पाउडर होता है जिसको हम मिलाते हैं तो वो सख्त हो जाता है। वो सीमेंट की तरह की एक फॉर्म है। White powder was uh, everywhere in my haste. I had knocked the bag over, and the entire area looked like it had been hit by a snowstorm. अच्छा, वो कह रहे कि जो व्हाइट पाउडर था वो हर जगह फैल चुका था और जो है वो जब हर जगह फैल चुका था तो वो कह रहे कि वो ऐसा लगता था कि जो हमारे इर्द गिर्द जो है स्नो स्टॉर्म ने जो है अटैक किया, यानी वहां पे स्नो स्टॉर्म यानी बर्फबारी हुई हुई हो। द मिल्क कार्टन वर द मिल्क कार्टन वर द आउटर कंटेनर ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस ऑफ मोल्ड्स। अच्छा, वो कह रहे जो मिल्क कार्टन थे उनके इर्द गिर्द जो है उन्होंने, मतलब पहले मिल्क कार्टन था उसके अंदर उन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस डाला था, उसके अंदर एक शेप बनाई हुई थी ताकि जब वो उसके लेड डालें तो वो उसकी एक शेप आ जाए। My dad and his friend watched as we carefully poured the molten lead through a small hole in the top of the plaster of Paris. अच्छा, वो कह रहे कि उसके जो दोस्त, उसके जो अब्बू था, जो रॉबर्ट के जो अब्बू थे उसके और उसके दोस्त जो है
वो उन दोनों 9 साल के बच्चों को देख रहे थे कि वो क्या कर रहे थे। तो वो देख रहे थे कि एक स्मॉल एक छोटे सुराख जो है वो जो मोल्टन लेड है वो डाल रहे हैं प्लास्टर ऑफ पेरिस में। Careful, my dad said. I nodded without looking up. Finally, once the pouring was through, I put the steel pot down and smiled at my dad. अच्छा वो कह रहे उसके वो कहते हैं कि रेहान से फिर वो रॉबर्ट जो है सर हिला के अपने काम पे फोकस करके सर हिलाता है और डैड को बताता है कि मैं केयरफुल हूँ। फाइनली जब वो जो मॉर्टन जो लेड था वो उसने उसके अंदर डाला कार्टन के अंदर यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस के अंदर, तो वो अपने अब्बू के पास उसने अब्बू के पास स्माइल किया। व्हाट आर यू डूइंग, ही आस्क्ड विद अ क्यूरियस कॉटियस स्माइल। अच्छा वो कह रहे हैं कि उसके अब्बू ने जो है रॉबर्ट से पूछा, पुअर डैड ने रॉबर्ट से पूछा कि तुम क्या कर रहे हो? वी आर फिर रॉबर्ट कहता है वी आर डूइंग व्हाट यू टोल्ड मी टू डू, वी आर गोइंग टू बी रिच, आई सेड। अच्छा वो कह रहे हैं कि जब उसके अब्बू ने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो वो कहता है कि आपने ही उसने अपने जो पुअर डैडर्स को रिप्लाई किया, हम वही कर रहे हैं जो आपने हमें बताया, हम अमीर हो रहे हैं। Yep, said Mike, grinding and nodding his head. We are partners. अच्छा जो माइक था उसका बिजनेस पार्टनर, वो भी यही कह उसने मुस्कुरा के सर हिलाते हुए कहा हम बिजनेस कर रहे हैं और हम पार्टनर्स हैं। And what is in those plaster molds? My dad asked. उसने पूछा कि जो प्लास्टर जो है उसके अंदर है क्या? वॉच, फिर रॉबर्ट कहता है वॉच, आई सेड दिस शुड बी अ गुड बैच, ये यानी कि ये एक अच्छा बीज है। विद अ स्मॉल हैमर आई टैप एट द सील दैट वाज डिवाइडेड द क्यूब इन हाफ। Cautiously, I pulled up the top half of the plaster molds and let nickel fell out. अच्छा वो क्या कह रहे हैं, जो दूर के जो कॉटन था वो यानी जो प्लास्टर पहले उसके फिल कर दिया गया था, उसको जब एक शेप दे दी गई थी तो उसने जो है उसको 2 हिस्सों में तकसीम किया हुआ था। तो जब वो उसके अंदर डालता था तो फिर वो अपना हैमर लेके हल्का-हल्का उस पे कॉटन पे हल्का-हल्का मारता था, जिसकी वजह से जब वो ठंडा होता था थोड़ा-सा लेड, उसको टैप करके वो उसको जो है खोल के उसको बाहर निकाल देता था, दोबारा उसको इस्तेमाल करता था। तो आज की बस मेरी इतनी प्रेज़ेंटेशन थी, तो आगे हम पढ़ते हैं कि क्या जो इतनी मेहनत की रॉबर्ट और माइक ने, तो क्या इनको इसका सिला मिला कि नहीं? तो आज Good, Abdurrahman, good presentation. Well done, mashallah, well done. तो अब जो है हम अपनी क्लास का जो है इख्तिताम करते हैं। आज जो है हमारे काफ़ी साथ नहीं आ सके, चलिए कोई मसला नहीं, नेक्स्ट टाइम वो ज़रूर आएँगे। तो आज हम अपनी क्लास का इख्तिताम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफ़िज़।